एक ऐसा ओल्ड एज होम जो पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जो आपके होश उड़ा देती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जिसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। दिन भर वो नशा करता और रात को दीवारों पर पेंटिंग्स बनाता है। अब उसकी जिंदगी ऐसे क्यों हुई है, ये जानने के लिए हमें मैक्स का बचपन दिखाया जाता है। मैक्स एक फॉस्टर बच्चा था, मतलब एक कपल ने उसे गोद लिया था। उस कपल ने और भी बच्चे गोद लिए हुए थे। उन्हीं बच्चों में से मैक्स का सबसे खास था एक लड़का। भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मैक्स के लिए वो सगे भाइयों से भी बढ़ के था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। फिर एक दिन उन दोनों को अलग होना पड़ा, क्योंकि मैक्स के उस सौतेले भाई को पढ़ाई के लिए शहर से दूर कॉलेज जाना था। इस बात से मैक्स बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तब उसका भाई समझाता है कि मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और 4 साल बाद हम दोनों साथ रहेंगे। मैं फिर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर मैक्स को तसल्ली मिलती है। लेकिन उसके कॉलेज जाने से कुछ दिन बाद ही मैक्स ने अपने माँ बाप को रोते हुए देखा, क्योंकि उसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मुझसे अब और नहीं हो रहा। और यही वो पल था जहाँ से मैक्स की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और क्योंकि वो काफी अच्छा पेंटर था, इसलिए बचपन से लेकर अब तक वो दीवारों पर ग्राफिटी बनाकर अपना गुस्सा निकाला करता है। अब एक रात मैक्स एक दुकान का लॉक खोलकर छत पर जाकर वहां ग्राफिटी बना रहा होता है। तभी पुलिस आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, मगर उसका सौतेला बाप अपने सोर्सेज के जरिए मैक्स की सजा कम करवा देता है। इसलिए जेल जाने की बजाय अब मैक्स को एक ओल्ड एज होम भेजा जाता है, जहाँ पर बूढ़े लोग रहते थे। वहाँ उसे साफ सफाई का काम करना था। मैक्स जब ओल्ड एज होम पहुँचता है तो बाहर से ही उसकी नजर ऊपर एक खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी बाहर ही झांक रहा था। वहाँ के वर्कर्स उसे सारा काम समझाते हैं और उसे सख्ती से कहते हैं कि 4th फ्लोर पर जाना मना है, क्योंकि वहाँ सीरियस पेशेंट्स को रखा गया है जिनकी हालत बहुत खराब है। वही 4th फ्लोर जहाँ से मैक्स ने उस बूढ़े आदमी को विंडो से झांकते हुए देखा था। अगले दिन मैक्स अपना सफाई का सामान लेने जाता है तो उसे एक इंसान जैसा दिखने वाला स्टैच्यू मिलता है। तब वो मस्ती में उसकी एक आंख निकाल लेता है। फिर वो अपना काम शुरू करता है। हर रूम से कचरा इकट्ठा करने लगता है। उसने उसूलों पर चलते हुए हर रूम में जाने से पहले दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक रूम से जवाब नहीं आया था। इसलिए वो अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी और औरत मास्क पहनकर अजीब हरकतें कर रहे हैं। ये चीज उसे ठीक नहीं लगती तो वो फौरन वहाँ से बाहर आ जाता है। तब एक औरत नॉर्मा उसके पास टॉवल लेने आती है। मैक्स यहाँ पर नया था, इसलिए नॉर्मा उससे बातें करने लगती है। इतने ही देर में पूल में खड़ी एक औरत के सर से अचानक बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। पता चलता है कि उसने कोई स्किन का इलाज करवाया था और स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी स्किन फट गई। फिर रात को जब मैक्स अपने रूम में सो रहा था तो उसे सपने में बहुत सारे लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें सुनकर वो उठ जाता है। उसी वक्त उसे वेंट के अंदर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो घबरा जाता है। तभी वो देखता है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि वो सोने से पहले उसे बंद करके सोया था। पहला दिन उसका कुछ खास अच्छा नहीं रहा, इसलिए अगले दिन सभी लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। उन लोगों में कुछ वहाँ रहने वाले बूढ़े लोग थे। एक मैनेजर था, नॉर्मा और 2 वर्कर्स। सबसे आखिर में मैक्स वहाँ के डॉक्टर से मिलता है, जो मैक्स की आंखों की तारीफ करता है। उस रात जब मैक्स सोता है तो वही मास्क वाली औरत उसके पास आकर सो जाती है, जिससे मैक्स की आंख खुल जाती है, जिसके फौरन ही बाद वो औरत चाकू उसके पेट में घुसा देती है। उसी वक्त एक आदमी भी आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और तभी वो जाग जाता है। इस बार वो सच में जागा था। अब नींद उसे आ नहीं रही थी, इसलिए वो ऐसे ही भटकने लगता है। जिस बीच उसे एक बूढ़ा कपल नजर आता है जो इतनी रात में भी डांस कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। जब मैक्स जाने लगता है तो उसे वेंट में से दोबारा किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी उसके पास नॉर्मा आती है, जो उसे अपने रूम में ले जाती है। रूम में मैक्स को एक छोटा सा कप पड़ा हुआ मिलता है, जिससे उसको लगा जैसे मैंने वो कप पहले कहीं देखा है। नॉर्मा बताती है कि यह मेरी दोस्त ने बनाया था, जो यहीं पर रहती थी, पर कुछ साल पहले ही उसकी मौत हो गई। फिर जब वो अपने काम पर लगा तो उसे एक बार फिर वेंट में से चिल्लाने की आवाज आती है, और उस बार वो खुद को रोक नहीं सका, इसलिए वो लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। लेकिन 4th फ्लोर का एक्सेस उसके पास तो था नहीं, इसीलिए वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाता है। दरवाजों के लॉक तोड़ने में तो वो पहले से ही माहिर था, इसीलिए आराम से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि कई सारे बीमार बूढ़े लोग व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, जिनके सामने टीवी को ऑन करके रखा गया था। वो सब एकदम जैसे बेसुध, दुखी और बेजान से नजर आ रहे थे। न जाने उन्हें क्या बीमारी थी, लेकिन उनकी आंखों से खून टपक रहा था, जैसे वो खून के आंसू रो रहे हों। जो आदमी मैक्स को विंडो में दिखाई दिया था वो भी वहीं पर बैठा था, और मैक्स को देखकर वो चिल्लाते हुए आता है और उसके ऊपर झपट पड़ता है। तभी सही टाइम पर वर्कर्स आ जाते हैं, वरना पता नहीं क्या होता। इस बात के लिए मैक्स की रिपोर्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार डॉक्टर उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि अगली बार समझाने का चांस नहीं मिलेगा। रात को मैक्स दोबारा नॉर्मा से मिलता है और उसे 4th फ्लोर के बारे में सब कुछ बता देता
है, पर नॉर्मा कहती है जो उन लोगों की हालत है वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो इतना जिद्दी था कि एक बार फिर ऊपर पहुंच जाता है। इस बार वो आदमी एक कोने में खड़ा था और जैसे मैक्स उसके पास जाता है वो अपनी आंतों से मैक्स का गला घोंटने लगता है। फिर वहाँ बैठे सभी लोग अपना पेट चीर कर आंतें बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये सिर्फ मैक्स का सपना था। अगले दिन मैक्स देखता है कि नॉर्मा डॉक्टर और वर्कर के साथ बहस कर रही थी। ये देखकर मैक्स नॉर्मा से बात करने पहुंचता है और वो मैक्स को बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इससे ज्यादा वो कुछ बता नहीं पाती, पहले ही कोई आ जाता है जिस वजह से नॉर्मा को जाना पड़ता है। लेकिन उसने एक बड़ी बात बोल दी थी जिसका मैक्स को पहले से ही शक था। वो इस बारे में बहुत सोचता है और आखिर में वो दोबारा नॉर्मा के पास उससे बात करने जाता है। मगर इस बार उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि नर्स बताती है कि नॉर्मा को एडमिट कर लिया गया है क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही। आज रात उसे निगरानी में रखा जाएगा। तो ये रात मैक्स ने जैसे तैसे काट ली। अगली सुबह जब वो बाहर सफाई कर रहा था तभी वो देखता है कि ऊपर वही बूढ़ा आदमी अपनी उंगली काटकर अपने खून से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ठीक से लिख नहीं पा रहा था। मैक्स के कुछ समझने से पहले ही नॉर्मा ऊपर से सीधा बैरियर्स पर आकर गिरती है और मैक्स के सामने उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। डॉक्टर बताता है कि नॉर्मा ने खुद अपनी जान ली है। उसके रूम से एक नोट मिला है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने बेटे से मिलने जा रही है, यानी मरने जा रही है। नॉर्मा के गुजर जाने के बाद मैक्स बहुत दुखी हो गया था क्योंकि यहाँ पर वही उसकी असली दोस्त बनी थी, जबकि मैक्स के सपने अब भी जारी थे। पर उस रात जब वो उठा तो दरवाजे के पास उसे एक यूवी लाइट रखी हुई थी। वो उस लाइट को ऑन करता है तो देखा कि दीवार पर उसके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था, फाइंड द मार्क्ड वन, यानी निशान वाले इंसान को तलाश करो। यह पढ़ते ही मैक्स ने तलाश शुरू कर दी और सबसे पहले वो मैनेजर के रूम में जाता है जिसकी गर्दन पर उसे एक्स का निशान मिल जाता है, यानी कि मैनेजर भी मार्क्ड वन में से एक था। अब मैक्स नोटिस करना शुरू करता है कि वहाँ पर कई सारे लोग बार बार अपनी गर्दन पर हाथ लगाते हैं और जो भी लोग हाथ लगाते हैं इसका मतलब है कि उनकी गर्दन पर वही मार्क है। अब मैक्स चोरी छुपे नॉर्मा के रूम में जाता है कोई सुराग ढूंढने। नॉर्मा के सामान में उसे नॉर्मा की बनाई हुई आधी पेंटिंग, वो छोटा कप और नॉर्मा की डायरी मिलती है जिसमें आखिरी नोट था कि मैक्स को यहाँ के खतरे के बारे में बताना होगा। वो लोग रात में आते हैं अपनी सर्जरी वाली चीजों, सुइयों और कुत्तों के साथ हमें बदलने के लिए। क्या अगला नंबर मेरा है या फिर मैनेजर का? इससे मैक्स को पता चल जाता है कि मैनेजर को भी खतरा है। वो जल्दी से उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि मैनेजर खुद अपने दांत उखाड़ रहा है और वो भी उन्हीं बीमार लोगों की तरह लगना शुरू हो गया है। मैक्स जल्दी से मदद बुलाता है और डॉक्टर मैनेजर का इलाज करके उसे ठीक कर देता है। अगर मैक्स ना पहुंचता तो बहुत ज्यादा देर हो जाती। अब मैक्स ठान लेता है कि सबसे पहले वो डॉक्टर के बारे में पता लगाएगा, इसलिए वो डॉक्टर के बारे में थोड़ी रिसर्च करता है। तो उसे पता चला कि डॉक्टर को एक हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था किसी खतरनाक आंखों की सर्जरी और थेरेपी की वजह से, जिसका दिमाग की उम्र के साथ ताल्लुक होता है। मैक्स इसके बारे में पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी स्क्रीन पर ढेर सारे नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, जिसके साथ ही एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है और एक लाइव वीडियो चलना शुरू हो जाती है जिसमें एक लड़की थी जिसके चेहरे की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। वो लड़की कुछ बात करना चाह रही थी लेकिन तभी कनेक्शन कट जाता है और एक बार फिर ऊपर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अब इस ओल्ड एज होम का राज जानने के लिए मैक्स कई सारे छोटे कैमरास ऑर्डर करता है और एक एक करके उन्हें कई सारी जगह पर छुपा देता है जिनकी फुटेज वो सीधा अपने रूम में देख पा रहा था। और उनमें कुछ ऐसे कैमरास भी थे जो मार्क वाले लोगों को पहचान सकते थे क्योंकि शायद उन्हीं की जान को खतरा है। उस लाइव स्ट्रीम वाली लेडी से भी मैक्स की बात होती है जिससे पता चला कि उसी लेडी ने वो यूवी लाइट मैक्स के रूम में रखी थी और वो मैक्स को देख सकती है, यानी उसके पूरे रूम को। ज्यादा कुछ उसने बताया नहीं क्योंकि उसकी खुद की जान भी खतरे में थी। उसने बस इतना बोला, हेल्प मी हेल्प देम, यानी मेरी मदद करो और उनकी मदद करो, इससे पहले वो बाकियों को भी मॉन्स्टर बना दें। नॉर्मा कुछ ज्यादा जान गई थी इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया, वैसे ही तुम्हें भी हटा देंगे, बस इतनी जानकारी वो दे पाती है। अब एक कैमरा में मैक्स को नजर आता है कि वो 4th फ्लोर वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकल चुका है और कैमरा के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करके वो आगे बढ़ जाता है। फिर देर रात को मैक्स देखता है कि एक निशान वाले आदमी को बेसमेंट में ले जाया जा रहा है जहाँ पर एक आदमी पहले से ही मौजूद है जिसके पास डॉग भी है। अब उनके पीछे पीछे मैक्स भी नीचे पहुंच जाता है पर वो कुछ देख नहीं पाता, बस उसे इतना पता चलता है कि डॉक्टर किसी तरह की भयानक सर्जरी कर रहा है। इतने में वो डॉग वाला आदमी मैक्स को देख लेता है, इसलिए वो फौरन भागकर ऊपर अपने रूम में वापस आ जाता है। रूम में पहले से लाइव स्ट्रीम वाली लेडी मौजूद थी। उसका फेस बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसने वीडियो में फिल्टर लगा रखा था। वो मैक्स को बताती है कि गवर्नमेंट इस जगह के जरिए उन बूढ़े लोगों पर ड्रग्स की टेस्टिंग करवा रही है। पहले जानवरों पर टेस्ट होता है फिर इंसानों पर, और टेस्टिंग के लिए ये सब बूढ़े लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं क्योंकि अगर इन्हें कोई साइड इफेक्ट हो भी जाए तो उनकी ज्यादा उम्र का कहकर मामले को दबा दिया जाता है। इस तरह के और भी कई सारे होम्स पूरे मुल्क में चल रहे हैं जहाँ पर यही सब होता है। वो कहती है कि मेरे डैड भी इसी ओल्ड एज होम में रहा करते थे पर अब वो भी 4th फ्लोर में बंद है। मैं उन्हें और बाकी सबको आजाद करवाना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे सबूत चाहिए जो सिर्फ तुम ही इकट्ठा कर सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पर ही रहते हो। ये बताकर वो जाने लगती है लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो उस पर हमला कर देता है। तब मैक्स बीच में आ जाता है तो उसे
उसे धक्का लग जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वर्कर उसे बताती है कि 4th फ्लोर से एक मरीज नीचे आ गया था और उसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, पर टेंशन मत लो डॉक्टर, आज तुम्हारा अच्छे से चेकअप करेगा। यह बोलकर वो डॉक्टर को बुलाने चली जाती है और उसके जाते ही मैक्स भी वहाँ से भाग निकलता है। वो अपने मॉम डैड के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स ने 2 और बच्चियों को गोद ले लिया है। अब यहाँ पर मैक्स की माँ उसका हाल चाल पूछ रही थी, जिसमें उसने वही लाइन बोल दी थी जो नॉर्मा बोलती थी, अ हार्ट नोज अ हार्ट, जिसका मतलब था कि मैक्स के पेरेंट्स का भी उस ओल्ड एज होम से कोई लेना देना जरूर था। इसके बाद उसके पेरेंट्स जज से मिलने जाते हैं ताकि मैक्स को कोई भारी सजा न हो जाए, और उनके जाने के बाद मैक्स पूरा घर छानना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो दोनों बच्चियां मैक्स के पास आती हैं। वो उसे अलमारी के पीछे बने एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती हैं, जो किसी तरह का रिचुअल वाला रूम लग रहा था, यानी जहाँ जादू वगैरह किया जाता है। वहाँ पर वो कप भी रखा हुआ था जिसका एक छोटा मॉडल मैक्स के पास है, वही नॉर्मा वाला कप। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर एक रोमन गॉडेस का स्टैचू रखा हुआ था। वहाँ पर एक पुराना फोटो एल्बम भी रखा हुआ था जिसमें ओल्ड एज होम वाले लोगों की तस्वीरें थी। और हैरत वाली बात यह थी कि उनमें मैक्स के पेरेंट्स भी थे। वो फोटोज किसी पार्टी की लग रही थी जिसमें सब लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, लेकिन बीच में एक जवान बच्चा था जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए। हर एक फोटो में लगभग 3 साल का गैप था, लेकिन लोग सेम थे और लगभग पुरानी तस्वीरों जैसा ही लग रहे थे, यानी उनकी उम्र में कोई फर्क नहीं आ रहा था। बूढ़े नहीं हो रहे थे वो, पर बीच में बैठा बच्चा हर बार अलग होता था। बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेजान हो चुके हैं और उनके अंदर से उनकी उम्र, उनकी जिंदगी खींच ली गई है। इस सब से हमें यह पता चलता है कि उस ओल्ड एज होम के लोग एक कल्ट, एक शैतानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो रोमन गॉडेस की पूजा करते हैं ताकि जवान रह सकें। हर कुछ सालों में वो किसी जवान बच्चे की जिंदगी ले लेते हैं। मैक्स को असली झटका तब लगता है जब उसे पता चला कि उसका सौतेला भाई भी उन्हीं बच्चों में शामिल है। उसने अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि उसके पेरेंट्स और बाकियों ने उसकी जिंदगी भी कुर्बान कर दी थी। उसके पेरेंट्स बच्चों को इसीलिए गोद लेते हैं ताकि जब वो जवान हो तो ये उसकी जवानी खींच सकें। और जो 2 नई बच्चियां आई हैं उनके साथ भी यही होने वाला है। पर मैक्स सोचता है कि मैं यह नहीं होने दूंगा और सीधा वो उस ओल्ड एज होम में पहुंचता है। फिर 4th फ्लोर पर जाकर उस बूढ़े आदमी के पास आता है, क्योंकि वो जान चुका था कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है। उसके भाई ने उस दिन उस पर अटैक नहीं किया था, बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। 4th फ्लोर पर जितने भी पेशेंट्स बंद हैं, ये सब वही जवान बच्चे हैं जिनकी जवानी खींच ली गई। अब उनकी कुछ ऐसी हालत हो चुकी है कि उनकी जिंदगी अंदर से खत्म है। बहुत कम उम्र में ही वो बूढ़े हो चुके हैं। वो सब कुछ बोल भी नहीं पाते, इसलिए उस दिन उसका भाई अपने खून से लिखने की कोशिश कर रहा था। अब मैक्स उन सब के लिए कुछ कर पाता, इससे पहले ही वर्कर आकर उसे पकड़ लेता है। फिर जब उसकी आंख खुलती ही तो वो खुद को उन्हीं लोगों के बीच सफेद कपड़ों में बैठा हुआ पाता है, यानी उसकी बारी आ गई थी 4th फ्लोर पर जाने की। यहाँ पता चलता है कि वो लाइव स्ट्रीम वाली औरत ने जो बातें बताई थी वो सब भी झूठ था, क्योंकि वो खुद यहाँ के डॉक्टर की वाइफ थी, यानी कि गवर्नमेंट की टेस्टिंग वाली बात झूठ थी। कोई मार्क्ड 1 नहीं है। और यहाँ हमें असल राज पता चलता है कि ये लोग बूढ़े क्यों नहीं होते, मतलब कि लगते वो बूढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ से उनकी उम्र ऊपर नहीं जा रही। ये सब कई सालों से ऐसे ही है। किसी की उम्र 109 साल है, किसी की 114, किसी की 128 तो किसी की 200। अब ऐसे जवान बने रहने के लिए इन्हें चाहिए होता है इन बच्चों का नेक्टर, जो आंख के पीछे वाले हिस्से में पड़ा लिक्विड होता है। इसे जवानी का जरिया माना जाता है जो उम्र के साथ साथ कम होता जाता है। इसीलिए यह सब जवान बच्चों की आंखों से वो नेक्टर निकाल कर पीते हैं ताकि जवान बने रहें। जब से मैक्स इस होम में आया है तब से हर रात उसकी आंख से नेक्टर निकाला जा रहा है और उसे पता भी नहीं। तभी तो हर रात वो अचानक से जाग रहा था और जो सपने उसे दिखाई दे रहे थे वो सपने भी नहीं थे बल्कि यादें थीं। ऐसे ही ये लोग धीरे धीरे नेक्टर निकालते रहते हैं, लेकिन जब उनकी एंजॉयमेंट पूरी हो जाए या फिर बच्चे को उनकी असलियत का पता चल जाए तब ये लोग एक साथ सारा नेक्टर निकालकर उस बच्चे की सारी एनर्जी, जिंदगी, जवानी खींच लेते हैं और उसे ऐसा बना देते हैं जैसे वो बेजान हो, बूढ़ा हो। फिर वो 4th फ्लोर पर सड़ता रहता है और उसके बाद आ जाता है नया बच्चा। आमतौर पर ये कई सालों तक एक ही बच्चे पर फीड करते रहते हैं, क्योंकि जवान बच्चों में नेक्टर वापस बनता रहता है। डॉक्टर उसकी आंख से लगभग सारा नेक्टर निकालकर उसे ऊपर भेज देता है और अब वो बार बार थोड़ा थोड़ा नेक्टर निकालते रहेंगे जैसे बाकी सब में से निकालते हैं। तभी उनकी आंखों में से खून निकलता रहता है। लेकिन मैक्स का भाई ऐसी नौबत आने ही नहीं देता। वो अपनी व्हीलचेयर में से एक तार तोड़कर उससे वहाँ मौजूद हर एक बच्चे जो अब बूढ़े हो चुके थे उनकी आंख फोड़कर उनका नेक्टर जमा कर लेता है। फिर वो सारा नेक्टर मैक्स को पिला देता है, जिससे उसके अंदर फिर से जान आ जाती है, पहले से कई गुना ज्यादा। अब एक तूफान तो बाहर आ गया था और एक था अंदर मैक्स में, और जैसे ही वर्कर ऊपर आती है मैक्स बार बार वार करके उसकी जान ले लेता है। फिर वो औजार उठाकर वहाँ तबाही मचा देता है। जो भी उसके सामने आ रहा था वो सबको खतरनाक मौत दे रहा था। एक एक करके उसने सबको मार डाला। उसके माँ बाप बचकर भाग रहे थे, लेकिन तूफान की लपेट में बुरी तरह आने की वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। उन सबको मारने के बाद वो उन सब की आंखों में से नेक्टर निकाल लेता है और 4th फ्लोर वाले लोगों को पिलाकर सबको आजाद करवा देता है। फिर अपने भाई के साथ वो वहाँ से निकल
जाता है। अब जिन लोगों ने बुरा काम किया था वो तो मारे गए और ये लोग भले ही ऐसे बूढ़े दिखें लेकिन अंदर से ये पहले की तरह जवान हो जाएंगे। और इसी के साथ ही यह मूवी इधर ही एंड हो जाती है।